बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों वो है डिस्कस द वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं, हमने पढ़ना है कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ हम दूसरा एसएलओ यहीं पे कवर करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, वो ये कि ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा है इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। डायरेक्टली एसएलओ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बच्चों रियलाइज करवाना चाहता हूं कि होम्योस्टेसिस जो है, हम इस प्रोसेस से वाकिफ हैं, चाहे हमें इस लफ्ज का आज पहली दफा पता लगा। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो हमारी बॉडी है ये स्वेट करती है, ठीक है। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो बियर जो है ये विंटर सीजन के अंदर अपनी केव में चला जाता है, जबकि क्रोकोडाइल जो है ये सन बाथ कर रहा होता है। ये तमाम जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल हैं। यहां क्या हो रहा है, जब आप लेक्चर्स पूरा पढ़ लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारी बॉडी स्वेट क्यों करती है, बियर जो है ये केव में क्यों चला जाता है, क्रोकोडाइल आपके पास सन बाथ क्यों करता है। ये तमाम प्रोसेस आपको आज के लेक्चर्स में क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस से। पहले हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन करेंगे। होम्योस्टेसिस बच्चों आपके पास बॉडी के अंदर होने वाला वो प्रोसेस है जो आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं ये आपके पास वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये मुसलसल चेंज हो रहा होता है। अब देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो, हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट भी उसी के मुताबिक चेंज होगा, तो इससे हमें नुकसान होगा। हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो। कैसे होता है? हम करते क्या है कि होम्योस्टेसिस के दौरान हम अपनी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको मेंटेन करते हैं। नंबर 1 ब्लड और नंबर 2 आपके पास टिश्यू फ्लूइड है। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड जो है हमने असल में इसकी कंपोजिशन को मेंटेन करना होता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं टिश्यू फ्लूइड क्या चीज है। बच्चों, टिश्यू फ्लूइड हम देखते हैं कि आपके पास हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं इनमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सेल्स जो हैं ये मिलकर टिश्यू बनाते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है। अब जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान स्पेसेस रह जाती हैं। जो फ्लूइड इन स्पेसेस के अंदर होता है उस फ्लूइड को फिर हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। तो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के दौरान ब्लड और टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करती है। क्या वो चीजें हैं जिन्हें हम मेंटेन करते हैं अपने ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर? आपके पास उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनमें टेम्परेचर आ जाता है, वाटर का कंटेंट, वाटर कितना है, आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आप ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में मेंटेन करवा रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू। अब जो होम्योस्टेसिस है जिसमें हमने अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, ये कैसे की जाती है? जो मैकेनिज्म इसमें यूज होता है बच्चों, हम इसे फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? यह आपकी बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस है जो होम्योस्टेसिस करवा रहा है। अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो ये बड़ी क्लियर है। अ फीडबैक मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द बॉडी फॉर व्हाट? टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। अब जब फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है तो इसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 आपके पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर आपकी बॉडी में मौजूद वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिनका काम आपके एनवायरनमेंट में चेंज को डिटेक्ट करना है। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टिमुलस। तो रिसेप्टर्स फीडबैक मैकेनिज्म का वो कंपोनेंट है जिसने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है। स्टिमुलस क्या है? आपके एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है। क्या करते हैं ये रिसेप्टर्स? स्टिमुलस को, चेंज को डिटेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन पास करते हैं टू दी कंट्रोल सेंटर, जो कि आपके फीडबैक मैकेनिज्म का सेकंड कंपोनेंट है। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर का काम है कि रिसेप्टर से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करे
और रिसीव करने के बाद जब उसे प्रोसेस करे तो ये डिसाइड करे कि हमने उसे रिस्पॉन्ड क्या करना है, जो चेंज आया है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स ये खुद नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ रिस्पॉन्स को डिसाइड करना है कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। कंट्रोल सेंटर आगे से इंफॉर्मेशन देगा थर्ड कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, जिन्हें हम इफेक्टर्स का नाम देते हैं। इफेक्टर्स आपके पास वो थर्ड कंपोनेंट है जिसका काम है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन करना। स्टिमुलस क्या था? चेंज इन एनवायरनमेंट। जो भी चेंज हुआ है हम नहीं चाहते ये चेंज हो, लेकिन चूंकि चेंज हो गया है, अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और इस चेंज के रिवर्स एक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं चाहते आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो, लेकिन बाहर टेम्परेचर ज्यादा होने से हम देखते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ये क्या है? स्टिमुलस है। इफेक्टर्स ने क्या करना है कि ऐसा काम करना है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो बच्चों, इफेक्टर्स क्या करते हैं कि जो भी स्टिमुलस के दौरान चेंज आई है उसका रिवर्स करते हैं ताकि आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस करवा सके। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टेसिस करते हैं। अब जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, आप लोगों को इस चीज का इल्म होना चाहिए कि ज्यादातर जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसमें हमारे इफेक्टर्स का जो रिस्पॉन्स होता है ये चेंज के स्टिमुलस के ऑपोजिट होता है। इसीलिए फिर हम इस फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इसने जो भी चेंज आया उसके ऑपोजिट एक्शन करना है, उसको रिवर्स करना होता है। आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा है? जो डेविएशन आई है, जो चेंज आया है उसको करेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर देखो, यही बात जो मैंने भी आपको बताई है ये यहां पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपके पास प्रेजेंट की गई है। स्टिमुलस क्या था? डिविएशन फ्रॉम सेट पॉइंट। सेट पॉइंट क्या है? सेट पॉइंट आपके पास वो नॉर्मल वैल्यू है जिस भी फैक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। लेट्स से हम बॉडी टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास नॉर्मल वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री है। अब अगर आपके पास ये टेम्परेचर चेंज आता है, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो जो चेंज है हम उसे स्टिमुलस कह रहे हैं। इस स्टिमुलस को रिसेप्टर्स जो है डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर जो भी चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और इन्हें कहेगा कि जो भी चेंज आया है उसके ऑपोजिट वो एक्शन करो कि आपका जो सेट पॉइंट है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए, अचीव हो जाए। तो ये जो आपके पास रिस्पॉन्स है जिसमें इफेक्टर्स स्टिमुलस के ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे बॉडी के अंदर कि किस तरह से आपके पास होम्योस्टेसिस जो है ये मेंटेन की जाती है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहला जो हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टेसिस का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये है रेगुलेशन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। याद करो हमारा एसएलओ क्या था कि हमने देखना है कि आपकी बॉडी में मौजूद कौन कौन से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके होम्योस्टेसिस करवा रहे हैं। तो मैं आपको लेक्चर दूंगा, आप क्लियरली इसमें डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे कि आपके पास कहां कहां कौन सा ऑर्गन या कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है। हम इसको बाद में कंक्लूड भी करेंगे। होगा क्या? आपकी बॉडी में वाटर चेंज आ गया। वाटर चेंज दोनों तरह का हो सकता है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है, पानी की कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है। इस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन्हें बच्चों हम नाम देते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स का। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में वो रिसेप्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका काम बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन में चेंज को डिटेक्ट करना है। ठीक है, जब आपके ब्लड में पानी की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होगा? हाइपोथैलेमस इस केस में हमारा कंट्रोल सेंटर है। हाइपोथैलेमस जो है ये फिर जो भी इसको इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। लेट्स से हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई है।
अब अगर पानी की कंसंट्रेशन कम हुई है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये आके एक और ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और इस ग्लैंड को बच्चों हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम एक हार्मोन रिलीज करो और इस हार्मोन को आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का नाम देते हो। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच रिलीज करे। ये एडीएच आएगा और आके इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। इस केस में हमारा जो इफेक्टर है वो आपकी बॉडी की किडनीज हैं। किडनीज क्या करती हैं, जब एडीएच आता है तो किडनीज जो यूरिन बन रही है किडनी के अंदर वहां से पानी की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती हैं। बच्चों याद रखना कि किडनीज का काम यूरिन फॉर्मेशन होता है और जब यूरिन बन रही होती है उस दौरान यूरिन के अंदर पानी भी मौजूद होता है। तो अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो आपके पास किडनीज जो है वो एडीएच के आने पर यूरिन से पानी को दोबारा एब्जॉर्ब भी करती हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। बिल्कुल यही काम यहां पे होगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से आपके पास ऑस्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस और किडनी ये तीनों मिलके आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये जो आपने प्रोसेस देखा, अब आप खुद देखो हमारा स्टिमुलस क्या था, डिक्रीज इन वाटर, लेकिन किडनीज जो आपके इफेक्टर्स हैं इनके एक्शन की वजह से क्या हुआ कि आपके ब्लड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो ये जो ऑपोजिट रिस्पॉन्स आया, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। और पानी की कंसंट्रेशन जो है आप लोगों को पता है, हम इस किताब के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास अगला जो होम्योस्टेटिक प्रोसेस है वो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। बच्चों याद रखना इस केस में आपके रिसेप्टर्स भी पैंक्रियाज है और आपका कंट्रोल सेंटर भी पैंक्रियाज है। रिसेप्टर्स जो हैं, जब पैंक्रियाज एज ए रिसेप्टर काम करता है तो इसका काम ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना है। जो भी चेंज आता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, पैंक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आप अल्फा और बीटा सेल्स बोलते हो। ये जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं ये फिर एक्ट करते हैं एज ए कंट्रोल सेंटर। चूंकि ये पैंक्रियाज में ही है इसलिए हम कहते हैं कि पैंक्रियाज जो है ये रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और कंट्रोल सेंटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। ये सेल्स करते क्या हैं, आपके पास जो अल्फा सेल्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाए। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है तो ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम ग्लूकागॉन कहते हैं। ग्लूकागॉन फिर क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को दोबारा से इंक्रीज कर देता है। अगेन देखो नेगेटिव फीडबैक, आपके पास ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हुआ, हार्मोन के एक्शन से ग्लूकोज लेवल को दोबारा इंक्रीज कर दिया गया। कैसे करते हैं अभी हम पढ़ते हैं। दूसरे आपके पास आते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आपके ब्लड में तब रिलीज होते हैं जब ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाती है। फिर बीटा सेल्स क्या करते हैं, एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है, ये आता है और आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप कर देता है। कैसे हो रहा है हम एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। बच्चों आपने खाना खाया और आपने देखा कि खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। ये जो इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल है ये स्टिमुलस है। ये सिग्नल जाएगा पैंक्रियाज के पास। पैंक्रियाज जो है इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने कुछ सेल्स को एक्टिवेट करेगा। इस केस में चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुई है तो मैंने आपको अभी बताया कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो तो बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन ने ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ है इसको डिक्रीज करना है। लेकिन हम देखते हैं ये ऐसा कैसे करती है। ये जो इंसुलिन है ये आगे बच्चों आती है मसल सेल्स के पास, लिवर के पास और आपकी बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं इनके पास। बाकी जो बॉडी सेल्स हैं इंसुलिन इन्हें क्या कहेगी कि आप ब्लड से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा दो, यानी ग्लूकोज जो है उसको ब्लड से एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर एंटर करवाया जाए। आप खुद देखो जब ब्लड से ग्लूकोज सेल में जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल
डिक्रीज होगा। सेल्स उस ग्लूकोज का क्या करेंगे, हम आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि ये उसे रेस्पिरेशन के दौरान यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह इंसुलिन आती है मसल सेल्स के पास, और मसल सेल्स को भी कहती है कि ब्लड से ग्लूकोज को इनटेक करो, अपने अंदर एंटर करवाओ। यही काम लिवर के साथ भी होगा कि इंसुलिन की मौजूदगी में लिवर जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। अब ओवरऑल तो आपने देखा कि ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करके है, लेकिन ये जो मसल्स और लिवर ने ग्लूकोज ली है ये इसका क्या करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि पॉलीसेकेराइड है, और उसे ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है ताकि आने वाले वक्त में जब जरूरत हो उसे हम इस्तेमाल कर सकें। तो आपके पास, अगर मैं इस प्रोसेस को समराइज करूं, क्या हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज जो थी उसे कन्वर्ट किया गया ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की कन्वर्जन है ये कौन सा हार्मोन करवा रहा है, इंसुलिन हार्मोन, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है। जब आपके पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है तो ग्लूकोज दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे आती है। हम कहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को होम्योस्टेसिस के थ्रू रेगुलेट किया गया है, और ये जो मैकेनिज्म था ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। दूसरा केस क्या आता है बच्चों, दूसरा केस हमारे पास है कि हम फास्टिंग करें, जैसे हम रमजान में रोजा रखते हैं, कई कई घंटे हम खाना नहीं खाते, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल फॉल कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। अब अगेन ये नॉर्मल लेवल से चेंज है, ये भी स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस अगेन आएगा पेंक्रियास के पास, लेकिन अब आप देखो स्टिमुलस की नोयत चेंज हो गई है, यहां पे ग्लूकोज लेवल कम हुआ है। एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उससे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो। पेंक्रियास क्या करेगा, इसमें मौजूद अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगे, और अल्फा सेल्स एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे हम ग्लूकागोन का नाम देते हैं। यह ग्लूकागोन आके लिवर के पास सिग्नल देगा और लिवर से कहेगा कि तुमने ये जो ग्लाइकोजन स्टोर की हुई है इसकी ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाओ, और इस ग्लूकोज को बना के ब्लड के अंदर रिलीज करवाओ। अब ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनी है ये किस हार्मोन ने किया, ये आपके पास ग्लूकागोन हार्मोन ने किया, जिससे आपके पास क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास पेंक्रियास जो है इसमें मौजूद अल्फा और बीटा सेल्स इंसुलिन और ग्लूकागोन की मदद से आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल आ जाती है। लास्ट जो हम पढ़ेंगे यहां पे वो है आपके पास बॉडी टेम्परेचर, कि किस तरह से बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टेसिस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अब यहां पे आपके पास एक जनरल फ्लो चार्ट है, मैं चाहता हूं कि हम इसको बाद में देखें, पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि आपके पास ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। अगेन दो ही तरह की चेंजेस होंगी, या तो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा या फिर आप देखोगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगा। होगा क्या, लेट्स से फर्स्ट केस जो है हम पहले अपनी नॉर्मल सेट वैल्यू देखें तो आपके पास वो 37 एवरेज आती है, 36 से 38 की रेंज के अंदर। अब अगर इससे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपके पास क्या होगा, सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस को, जो कि ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर आया है इसके ऑपोजिट रिस्पॉन्ड करवाएगा, ये सिग्नल भेजेगा इफेक्टर्स को। बच्चों याद रखना इस केस में जो आपके इफेक्टर्स हैं वो आपके स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स हैं और दूसरा इनके साथ ब्लड वेसल्स हैं। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप देखोगे स्वेट ग्लैंड जो हैं ये स्वेट करेंगे, जब ये स्वेट को रिलीज करेंगे तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। ये फिनोमेना हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, वो जो स्वेटिंग के दौरान पानी रिलीज हो रहा होता है ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप करता है और हम इसे इवेपोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। दूसरा काम क्या होगा, हमारी स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट कर जाएंगी, डायलेट का मतलब है फैल जाएंगी। अगर आपके पास लेट से पहले ब्लड वेसल्स इस तरह से है, जब आपके पास हाइपोथैलेमस से इसको सिग्नल आएगा
कि ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाए तो आप देखोगे ये डायलेट होके इनका डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे पर्पस क्या है? जब ब्लड का साइज इंक्रीज होगा तो आप खुद देखोगे इसमें से गुजरने वाला ब्लड ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ आएगा बच्चों, उतना ज्यादा इस ब्लड से जो हीट है वो बॉडी को छोड़ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी, ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल वैल्यू पे वापस लाया जा सके। तो इस तरह से आप देखोगे कि बॉडी टेम्परेचर को दोबारा डिक्रीज करके नॉर्मल रेंज के अंदर लाया जाएगा। अगेन देखो, चेंज था इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिस्पॉन्स क्या आया? डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। दूसरा केस क्या है? आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, जैसा कि होता है आपके पास विंटर के अंदर बाहर सराउंडिंग का बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमें खदशा होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और होता भी है। अब हमने इसको मेंटेन करना होता है। मेंटेन कैसे करते हैं? अगेन ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो है ये आगे से इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। अब यहां पे जो इफेक्टर्स आएंगे उनमें एक आपके पास है मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं, शिवर करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ था वो हीट जनरेट होने से इंक्रीज हो रहा होता है। ऐसा हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि सर्दियों में हम देखते हैं हमें कपकपाहट बहुत ज्यादा होती है, शिवरिंग हो रही होती है। उसका मकसद क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है उसे दोबारा से एलिवेट किया जा सके। तो ये होम्योस्टेसिस हो रही होती है आपकी बॉडी में। दूसरा काम क्या होगा? स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स को दोबारा सिग्नल दिया जाएगा। देखो वहां पे भी ब्लड वेसल्स को सिग्नल गया था, लेकिन वहां ब्लड वेसल्स डायलेट की थी। बच्चों याद रखना, यहां पे ब्लड वेसल्स को कहा जाएगा कि वो कंट्रैक्ट कर जाए, अपना साइज डिक्रीज कर लें। अगर पहले ब्लड वेसल्स इस साइज की हैं तो सिग्नल मिलने के बाद आप देखोगे आपकी ब्लड वेसल्स इस तरह स्क्वीज कर जाएंगी। मकसद क्या है कि इसकी तरफ ब्लड के फ्लो को कम किया जाए। जितना ब्लड का फ्लो इसकी तरफ कम होगा उतना आप देखोगे कम हीट जो है वो सराउंडिंग में डिसिपेट होगी। जितना ब्लड कम आएगा उतनी कम हीट लॉस होगी, उतना आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आप इस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करके होम्योस्टेसिस से मेंटेन करोगे। अब आते हैं हम पीछे आपके इस चार्ट पे। अब आपने ये सारा प्रोसेस देखा, आपको पता होना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस में जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी बॉडी में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स हैं। ये कहां होते हैं? ये आपकी पूरी स्किन में फैले होते हैं, और साथ ही साथ ये आपके हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल जाता है कंट्रोल सेंटर के पास। और बच्चों याद रखो यहां पे जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने आगे से इफेक्टर्स को एक्टिवेट किया था, और अभी आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से इफेक्टर्स हैं यहां पे। स्वेट ग्लैंड्स, स्केलेटन मसल्स जो शिवर किए थे, और साथ ही साथ देखो स्मूथ मसल जो आपके ब्लड वेसल्स का हिस्सा है। ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व थी। तो यहां पे इस तरह से आपके पास रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं। अब मजे की बात है कि हमारा एसएलओ कहता है कि आप ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का भी जिक्र करो। तो आप खुद देखो, आप लोग पीछे ऑर्गन सिस्टम पढ़ चुके हो। स्किन हमें पता है किस ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम का। हाइपोथैलेमस किसका है? नर्वस का। स्केलेटन और स्मूथ मसल्स मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, और आपका ब्लड और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो देखो आपकी बॉडी के 4 ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये मिलके थर्मो रेगुलेशन करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस करवा के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? यहां पे मैंने कुछ एडवांटेज जो हैं वो एनालिस्ट किए हैं। सबसे पहले तो आप देखो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर और पीएच है ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन्हें हमने रेगुलेट करना होता है। इन्हें क्यों रेगुलेट करना होता है हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि आपके जो एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं ये टेम्परेचर और पीएच स्पेसिफिक होते हैं, एक खास टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करते हैं, और उस टेम्परेचर और पीएच को आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस के थ्रू मेंटेन किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम चेंजेस आ रही हैं। गर्मियों में अगर बहुत शिद्दत की गर्मी है तो सर्दियों में हम बाज़ इलाकों में देखते हैं बहुत शदीद सर्दी होती है। वो जो एक एक्सट्रीम चेंज आया है हमारी बॉडी को उससे नुकसान हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस वहां क्या करती है? ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अभी हमने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को देखा। जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेंटेन की जा रही होती है
उसका मकसद यह होता है कि हर वक्त मुसलसल ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचे। जब ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचेगी तो आपको पता है कि सेल्स रेस्पिरेशन करके वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब आपकी बॉडी में हर वक्त एनर्जी मौजूद रहेगी तो आप अपने बदलते माहौल के अंदर अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि होम्योस्टेसिस हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के बदलते माहौल में भी अपने आप को मेंटेन कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। और ऐसा तभी मुमकिन होता है जब आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो रही हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम होम्योस्टेसिस का वो ये है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको बॉडी से एलिमिनेट करवाना, क्योंकि ये टॉक्सिन्स हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस फिर क्या करता है, इन टॉक्सिन मटेरियल्स को आपकी बॉडी से रिलीज करता है। क्यों? ताकि आप हेल्दी रहो और आपका सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो सके। अब आप अगर याद करो, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक स्लाइड दिखाई थी जहां मैंने आपको कहा था बच्चों होम्योस्टेसिस तो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन आप इस फिनोमेना से पहले ही वाकिफ हो। आपने अगर ऑब्जर्वेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग रखी हो तो आप अपने फिनोमेना में ऐसे कई प्रोसेस देख सकते हो अपनी सराउंडिंग में जहां होम्योस्टेसिस हो रही होती है। स्टार्ट के अंदर अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि एक ह्यूमन पर्सन था, एक बॉडी थी जिसमें से स्वेटिंग हो रही थी। और उस स्वेटिंग का मकसद क्या था? अभी आप लोग पढ़ चुके हो कि थर्मो रेगुलेशन करवाई जा रही थी। उसका बॉडी टेम्परेचर गर्मियों में इंक्रीज कर गया था ताकि वो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये बॉडी को नुकसान ना दे। तो हमने देखा इस पर्सन में स्वेटिंग हो रही है। बियर जो है विंटर सीजन में बाहर का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है। बियर क्या करता है, ये अपने आप को उस डिक्रीज इन टेम्परेचर से बचाने के लिए अपनी केव में चला जाता है और वहां जाके हाइबरनेट कर जाता है और अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है। इसी तरह क्रोकोडाइल सर्दियों में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्रोकोडाइल फिर क्या करता है, वो सन बाथ करता है ताकि वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और आप लोग अभी थर्मो रेगुलेशन पढ़ चुके हो, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि ये तमाम एग्जाम्पल किस तरह से होम्योस्टेसिस से रिलेट कर रही हैं। तो बच्चों लास्ट के अंदर हम अपना SLO देखेंगे। SLO देखने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप एक एनिमेशन देखो। इस एनिमेशन के अंदर यहां पे आपके पास थर्मो रेगुलेशन की एक एग्जांपल आ रही है। ये जो आप रेड एरोज देख रहे हो ये आपके पास हीट सिग्नल्स हैं। जब ये हीट सिग्नल्स आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में वार्म रिसेप्टर्स हैं जो इनको रिसीव कर रहे हैं, और ये रिसेप्टर रिसीव करने के बाद हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहे हैं। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये आके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा है और यहां पे स्वेटिंग करा रहा है। अभी देखो, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए और ये देखो आपकी स्किन पे स्वेटिंग होगी। और ये जब स्वेट जो है पानी इवेपोरेट करेगा तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। तो ये आपके पास थर्मो रेगुलेशन के लिए एक छोटी सी एनिमेशन भी मौजूद है। दोबारा आओ, अपने SLO को देखो और उसमें देखो कि हमने आज अपने SLO को कंप्लीटली कवर किया है। हमने देखा है कि किस तरह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये मिलके होम्योस्टेसिस करवाते हैं और उस होम्योस्टेसिस की एडवांटेजेस क्या है, अहमियत क्या है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको यहां पे क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, वर्कशीट दी जाएगी जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएं। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।